गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज कंपनी लॉ के तीसरे क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर दिवाकर मिश्रा, नवल्स पीजी कॉलेज गोरखपुर कुसमी बाजार। आइए आज देखते हैं कंपनी लॉ का कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन, जिसमें लगभग 18-20 क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी वाज फेमसली स्टेबलाइज्ड इन विच केस लॉ। मतलब पृथक वैधानिक अस्तित्व का जो सिद्धांत है प्रसिद्ध मामले में किस प्रसिद्ध मामले में स्थापित किया गया था। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, रॉयल ब्रिटिश बैंकर्स बनाम ट्रिकोंडल, सिलेमन बनाम सिलेमन कंपनी लिमिटेड, रिबेट कैरिज बनाम रिच एंड बिल्डर कंपनी लिमिटेड बनाम कॉन्टिनेंटल टायर्स रबर्स कंपनी। इसमें जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी पे आप टिक लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर टू, अंडर सेक्शन 262 वन पर्सन कंपनी ओपीसी का फुल फॉर्म आपको मालूम है, वन पर्सन कंपनी होता है इस टाइप का। मतलब कि धारा 262 के तहत एक व्यक्ति कंपनी ओपीसी एक प्रकार है। कौन सा प्रकार की कंपनी है ओपीसी? पहला ऑप्शन है आपका पब्लिक कंपनी, दूसरा ऑप्शन है प्राइवेट कंपनी, तीसरा ऑप्शन है स्टैट्यूटरी कंपनी और डी ऑप्शन है एसोसिएशंस नॉट फॉर प्रॉफिट। इसका हिंदी भी लिख दिया गया है, सार्वजनिक कंपनी, निजी कंपनी, वैधानिक कंपनी, लाभ के लिए नहीं संघ। तो इसमें जो ऑप्शन होगा आपका ओपीसी किस प्रकार की कंपनी है? ऑप्शन नंबर बी, निजी कंपनी। क्वेश्चन नंबर 3, what is the maximum number of members allowed in a private company? प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं? एक निजी कंपनी में अधिकतम कितने सदस्यों की अनुमति है कर्मचारियों को छोड़कर? मतलब जो एम्प्लॉय होते हैं उनको छोड़ के जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स में होते हैं उनकी बात कर रहा है। पहला 50, दूसरा 100, तीसरा 200 और चौथा अनलिमिटेड। आपको पता है कि जो सदस्यों की संख्या होती है निजी कंपनी में वो 200 तक हो सकती है। आपको बताया गया है ऑप्शन नंबर सी 200। क्वेश्चन नंबर 4, a small company is defined under section 285, it cannot be। इसका मतलब है छोटी कंपनी अब सेक्शन जो है 285 के तहत परिभाषित किया गया है, यह नहीं हो सकता। ध्यान देंगे यहाँ पे हो सकता है नहीं लिखा है, नहीं हो सकता। नहीं हो सकता का मतलब होल्डिंग कंपनी में नहीं हो सकता, सहायक कंपनी में नहीं हो सकता, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी, सी सेक्शन 8 कंपनी और चौथा है आला एवं उपरोक्त सभी। इसमें होल्डिंग, सब्सिडियरी, सेक्शन 8 कंपनी और ऑल ऑफ द एबव, इसमें तीनों कंपनियों में नहीं हो सकता, अर्थात ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 5, which sections of the Company Act 2013 deals with the formations of companies with charitable object not for profit? कंपनी अधिनियम 2013 की कौन सी धारा धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए नहीं वाली कंपनियों के गठन से संबंधित है?
इसमें धर्मार्थ उद्देश्यों में नहीं कंपनी की जो गठन होती है। धर्मार्थ उद्देश्य का मतलब जिसमें आप ऑब्जेक्ट फॉर प्रॉफिट को ज्यादा सपोर्ट ना करते हो, आपका उद्देश्य लाभ कमाना ना हो, उसकी बात कर रहा है। सेक्शन नंबर 3, सेक्शन नंबर 7, सेक्शन नंबर 8 एंड डी है सेक्शन नंबर 12। इसमें 3 में और 7 में दोनों में होता है, सेक्शन नंबर 12 में भी होता है। सेक्शन नंबर 8 ऑप्शन नंबर सी, इसमें नॉट प्रॉफिट की बात करी गई है। क्वेश्चन नंबर 6, अ कंपनी विच हैज नॉट बीन कैरिंग ऑन एनी बिजनेस और ऑपरेशन फॉर क्या लिखा हुआ है, पीरियड अप टू इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स कैन अप्लाई फॉर द स्टेटस ऑफ। एक कंपनी जो पिछले 2 वित्तीय वर्षों से कोई व्यवसाय या संचालन नहीं कर रही है। वित्तीय वर्ष आपको बताया फाइनेंशियल ईयर किसको बोलते हैं, 1 अप्रैल टू 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। तो इसमें बोला है कि 1 अप्रैल टू 31 मार्च प्रीवियस टाइम जैसे मान लीजिए चल रहा है 2025, तो 2024 और 2023 में कोई ऐसी कंपनी हो जो अपना व्यवसाय का संचालन नहीं कर रही है, वह किस स्थिति के लिए आवेदन कर सकती है। किस स्थिति का मतलब वो कंपनी किस चीज के लिए रजिस्ट्रार के पास आवेदन कर सकती है। इसके लिए ऑप्शन है आपका डिफनेक्ट कंपनी, निष्क्रिय कंपनी जिसको बोलते हैं, इसके लिए वो कंपनी क्या आवेदन कर सकती है। दूसरा ऑप्शन है बी, डोरमेंट कंपनी, प्रस्तुत डोरमेंट जिसको बोला जाता है। सिक कंपनी, रुग्ण कंपनी जिसको बोलते हैं, सिक का मतलब होता है बीमार। फॉरेन कंपनी, विदेशी कंपनी। अब आप इसमें 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन सही है। पहला निष्क्रिय कंपनी, प्रस्तुत डोरमेंट कंपनी, रुग्ण कंपनी, विदेशी कंपनी। इसमें जो आपका ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, डोरमेंट कंपनी के लिए वह आवेदन कर सकती है, बाकी किसी भी चीज के लिए वह आवेदन नहीं कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 7, टू कैटेगराइज अ कंपनी एज अ सब्सिडियरी, the holding company must control the compositions of the board of director or control more than of the। इसका मतलब है of the total voting power। आपको पढ़ाया गया है बोर्ड ऑफ मेंबर में, कंपनी के बोर्ड ऑफ मेंबर में किसी कंपनी को सहायक के रूप में वर्गीकृत करने के लिए होल्डिंग कंपनी को निदेशक मंडल की संरचना को नियंत्रित करना चाहिए या कुल वोटिंग पावर के से अधिक को नियंत्रित करना चाहिए। कुल वोटिंग पावर होल्डिंग कंपनी का कितना होता है, सब्सिडियरी का कितना होता है, आपको बताया गया है। यहाँ पे 50%, 51%, 1/2, 75%। अब देखिए यहाँ पे होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी आपको बताया गया है, जिसके पास 51% शेयर होता है उसको हम बोलते हैं होल्डिंग कंपनी, और जिस कंपनी के पास 49% शेयर होते हैं उसको बोलते हैं सब्सिडियरी कंपनी। ये दोनों ऑप्शन दिया है, लेकिन थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये पूछ क्या रहा है। किस कंपनी को सहायक मतलब सब्सिडियरी के रूप में वर्गीकृत करने के लिए, सब्सिडियरी कंपनी के रूप में वर्गीकृत करने के लिए होल्डिंग कंपनी को निदेशक मंडल की संरचना को नियंत्रित करना चाहिए या कुल वोटिंग पावर के से अधिक को नियंत्रित करना चाहिए।
आप अब तुरंत आप होल्डिंग सब्सिडियरी वाले कंसेप्ट पे जाएंगे और लगा देंगे या तो 50% या 51%। लेकिन यहाँ पे दोनों ऑप्शन गलत है। 1/2 जैसे ही 1/2 शेयर कैप्चर होता है, आपके घर की अस्थाई पूंजी का या करंट पूंजी का 50% अधिकार मेरे पास हो, तो जाहिर सी बात है कुछ टाइम के बाद आप इनिशिएट खिलाफ हो जाएंगे और आपके घर पे किसकी अथॉरिटी होगी? मेरी अथॉरिटी हो जाएगी। इसलिए कहा है 1/2। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। एंड एसोसिएशंस नॉट फॉर प्रॉफिट, सेक्शन नंबर 8 कंपनी इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम। एक लाभ रहित संघ धारा 8 कंपनी के लिए निषिद्ध है। धारा 8 कंपनी के लिए लाभ रहित संघ कैसे निषिद्ध होता है? ऑप्शन है यहां पे देखेंगे। मेकिंग प्रॉफिट्स, पहला मुनाफा कमाना, बी पेइंग डिविडेंड टू इट्स मेंबर्स, अपने मेंबर्स को क्या देना? लाभांश देना, इंक्रीज शेयर कैपिटल, पूंजी बढ़ाना, शेयर कैपिटल को बढ़ाना, और चौथा है होल्डिंग प्रॉपर्टी, संपत्ति रखना। संपत्ति रखना इनमें कौन सा ऑप्शन होगा? मेकिंग प्रॉफिट, मुनाफा कमाना। क्वेश्चन पहले पढ़ लेंगे। एक लाभ रहित संघ धारा 8 कंपनी के निषिद्ध है। लाभ रहित, लाभ सहित नहीं बोला है, लाभ रहित बोला, विदाउट प्रॉफिट। देन विदाउट प्रॉफिट, पहला ऑप्शन मुनाफा कमाना, तो जिसमें लाभ रहित है उसमें मुनाफा कमाना तो होगा नहीं, संभव नहीं है। दूसरा ऑप्शन पेइंग डिविडेंड टू इट्स मेंबर्स, अपने मेंबर्स को क्या देना है? लाभांश देना है। जो आपके कंपनी के मेंबर्स हैं उनको लाभांश देना है, लाभांशों का भुगतान करना है। तीसरा इंक्रीज शेयर कैपिटल, जब तक आपका लाभ नहीं होगा आपका शेयर कैपिटल बढ़ नहीं सकता, संभव नहीं है। और चौथा ऑप्शन है होल्डिंग प्रॉपर्टी, संपत्ति रखना। इसमें भी आपको प्रॉफिट नहीं होगा, आप संपत्ति रख नहीं पाएंगे। आपको आपके बिजनेस में प्रॉफिट ना हो तो आपकी संपत्ति नहीं बन पाएगी, संभव नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी पेइंग डिविडेंड टू इट्स मेंबर्स, इसमें लाभ रहित है, आपको लाभ नहीं मिल रहा है। किसको लाभ मिल रहा है? कंपनी के जो मेंबर्स हैं उनको लाभ मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, विच अथॉरिटी ग्रांट्स द लाइसेंस फॉर सेक्शन 8 कंपनी? स्पष्ट है, धारा 8 कंपनी के लिए लाइसेंस कौन सा प्राधिकरण प्रदान करता है? 8 कंपनी जो होती है उसके लिए कौन लाइसेंस देगा? पहला है ट्रिब्यूनल, न्यायाधिकरण। दूसरा ऑप्शन है बी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, आरओसी। तीसरा ऑप्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार देगी। डेलीगेटेड टू आरओसी आरडी, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट आरओसी और आरडी को डेलीगेट कर रही है तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू मिलेगा, रजिस्ट्रार के थ्रू मिलेगा, या फिर ट्रिब्यूनल न्यायाधिकरण के थ्रू मिलेगा? और चौथा ऑप्शन है आपका स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार। आपको पता है कि रजिस्ट्रार के पास ये तो नहीं होगा। रजिस्ट्रार के पास बहुत सारे बच्चों के दिमाग में घूमता होगा रजिस्ट्रार दे सकता है। रजिस्ट्रार के पास किसकी अथॉरिटी होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी होती है। कोई भी डॉक्यूमेंटेशन हम यहाँ सबमिट करते हैं या हमको आदेश नहीं दे सकता। किसके लिए? 8 कंपनी के लिए। जब सेंट्रल गवर्नमेंट इनको डेलीगेट के तौर पे नियुक्त करती है तब ये आदेश दे सकते हैं। तो यहाँ पे सुटेबल आंसर नहीं मिल रहा है आपको, यहाँ पे स्पष्ट लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट, ब्रैकेट में है डेलीगेट टू आरओसी एंड आरडी।
तो ऑप्शन नंबर सी पे टिक लगाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट। मान लीजिए ऑप्शन में आपके एग्जाम के ऑप्शन में डेलीगेट टू आरओसी आरडी नहीं आया, तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन बनेगा, तब क्या ऑप्शन सही होगा? नहीं, तभी भी यहीं पे लगाएंगे, क्योंकि इनको इनकी नियुक्ति इनके द्वारा होती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, under section 464 the maximum number of persons if an association or partnership ब्रैकेट में है illegal association cannot exceed, धारा 464 के तहत किस संघ या साझेदारी ब्रैकेट में अवैध संघ इलीगल एसोसिएशन जिसको बोलते हैं, अवैध संघ में व्यक्तियों की अधिकतम संख्या इससे अधिक नहीं हो सकती। मेरी बात समझिएगा, किस सेक्शन के तहत संघ या साझेदारी अवैध संघ या साझेदारी अवैध संघ या साझेदारी, इसको समझ सकते हैं आप, में व्यक्तियों की जो अधिकतम संख्या है वह कितनी हो सकती है, यही पूछ रहे हैं। पहला ऑप्शन है 20, 20, दूसरा ऑप्शन है बी 50, 100 और 200, 20, 50, 100 एंड 200। तो किसी संघ या साझेदारी में जो साझेदारों की संख्या होती है आपको मालूम है 50 होगी, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। Question number 11. A government company is defined under sections 245 as a company in which not less than of the paid up share capital is held by the government. सरकारी कंपनी को धारा 245 के तहत एक ऐसी कंपनी के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें चुकता शेयर पूंजी का से कम सरकार के पास नहीं है। किससे कम? 50% से कम, 51%, 75% और 100%। तो सरकार के पास चुकता पूंजी शेयर का 50% से कम सरकार के पास नहीं होता है, या होता है 75% या 100 है, सॉरी डी है 100%। इसमें है ऑप्शन नंबर बी 51%। अगर चुकता पूंजी 50% होगा तो गवर्नमेंट की अथॉरिटी नहीं होगी। गवर्नमेंट की अथॉरिटी कब मानी जाएगी? जब 50% से एबव हो। तो कम से कम कितना होना चाहिए? 51%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, which company is not required to add the word limited or private limited to its name? आपको बताया गया है किस कंपनी को अपने नाम में लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड शब्द जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती। आप सुनते होंगे कहीं भी पीवीटी एलटीडी, प्राइवेट लिमिटेड। तो प्राइवेट लिमिटेड कौन नहीं जोड़ सकता? उसको आवश्यकता ही नहीं होती है कि वो आगे लिखे। पहला है गवर्नमेंट कंपनी, दूसरा ऑप्शन है सेक्शन 8A कंपनी, तीसरा ऑप्शन है स्मॉल कंपनी और डी ऑप्शन है 1% कंपनी, वो ओपीएस। गवर्नमेंट कंपनी पीवीटी एलटीडी लिखती ही नहीं है। पहला इसकी बात नहीं करेंगे, पीवीटी मतलब प्राइवेट होता है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? गवर्नमेंट। और क्वेश्चन क्या पूछा है? पीवीटी एलटीडी कौन नहीं लिख सकता? तो ये वैसे भी नहीं लिख सकते। 3 ऑप्शन की बात करेंगे अब। सेक्शन 8 कंपनी, स्मॉल कंपनी, स्मॉल कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो, अगर वो प्राइवेट है तो उसको पीवीटी लिखना आवश्यक है। 1% कंपनी, इनको भी लिखना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए की बात छोड़ देंगे, वो गवर्नमेंटेड कंपनी है। ऑप्शन नंबर
डी 1% कंपनी, इनको लिखना है। स्मॉल कंपनी, इनको भी लिखना है। बचा ऑप्शन नंबर बी सेक्शन 8 कंपनी को पीवीटी एलटीडी लिखना आवश्यक नहीं होता है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है और बच्चे ज्यादातर इसी में गलती करते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर इन अ पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी में न्यूनतम कितने डायरेक्टर हो सकते हैं या संचालकों की संख्या या निदेशकों की संख्या कितनी होती है? 1 2 3 5 आपको पता है। एक पहला ऑप्शन है 1 ए, 1 है तो 1 में ओपीएस आता है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका, कम से कम 3 मेंबर्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 40, पब्लिक कंपनी इज आल्सो नोन एज, पब्लिक कंपनी को क्या कहा जाता है? फ्लोटिंग कंपनी, इंटरनल कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी या नॉन? फ्लोटिंग कंपनी, आंतरिक कंपनी, पंजीकृत कंपनी या इसमें से कोई नहीं? नॉन ऑफ दीज। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? फ्लोटिंग कंपनी, इंटरनल कंपनी। सबसे पहले पब्लिक कंपनी, नोस पब्लिक कंपनी को क्या कहा जाता है? कौन सी कंपनी बोल सकते हैं? पब्लिक कंपनी का एक नाम और है, वो कौन सा नाम है? पब्लिक कंपनी का एक नाम जो और है वो नाम है ए, फ्लोटिंग कंपनी। क्या नाम है? बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।